हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो मैं आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नया अपडेट लेकर। और ये अपडेट है उत्तराखंड में पॉलिटेक्निक लेक्चर से रिलेटेड। ओके, अब इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो इसमें बनाया था, लेकिन उसमें जानकारियाँ पूरी नहीं थी। मैं एक नया अपडेट लेके आपके पास आया हूँ, तो इसमें सारी चीज़ें हम रिवाइज़ करेंगे। एक एक लाइन से मैं आपको सब बताने वाला हूँ। ठीक है, और क्या मैं बताने वाला हूँ आपको, क्या अपडेट होगा, पूरा एक मैं सिस्टमेटिक तरीके से मैंने इसको लिखा है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि नंबर ऑफ पोस्ट कितनी रहेंगी, कैसी रहेंगी, किस किस ब्रांच में, उनको भरने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहेगा, अनफेयर मीन्स के लिए क्या लोक सेवा आयोग ने कदम उठाए हैं, और टेंटेटिव डेट ऑफ नोटिफिकेशन। इन सब चीज़ों को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पॉलिटेक्निक लेक्चर जो होता है, ये आपका राजपत्रित अधिकारी का पद है। हर स्टेट में इसे राजपत्रित अधिकारी के तौर पे देखा जाता है। उत्तराखंड में भी ये राजपत्रित अधिकारी का पद है। और ये पद आप मान के चलिए कि जो उत्तराखंड में जो एई का पोस्ट होता है, असिस्टेंट इंजीनियर का, इट इज़ इक्वलेंट टू दैट पोस्ट। ओके, कोई भी सैलरी में, किसी भी चीज़ में कोई भी डिफरेंस नहीं होता। क्लास 2 ऑफिसर की पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट है। और सबसे पहले मैं ये भी कहना चाहूँगा, अगर सारे विभाग उठा के देखे जाए इंजीनियरिंग के, तो सबसे आराम की नौकरी आपकी पॉलिटेक्निक लेक्चरर की है। ठीक है, ये मैंने खुद ऑब्जर्व किया है। ठीक है, तो अगर आप इसमें निकल जाते हैं तो आपका बचा हुआ जीवन बड़े आराम से उत्तराखंड में बीतने वाला है, वादियों के बीच में। ओके, तो बिना लेट के हम स्टार्ट करते हैं। इस एग्जामिनेशन को पूरा मैं एक तरह से ट्रैक करते चलूंगा, कब इसका नोटिफिकेशन आएगा, कैसे इसकी तैयारी होगी, क्या क्या इसमें पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, इसमें किस किस तरह से तैयार होना है। मैं हर चीज़ के लिए आपको पूरा एक तरह से सपोर्ट करूंगा इसमें। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, थैंक यू वेरी मच। जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है और वो मेरी वीडियो देखते रहते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए। आप चैनल सब्सक्राइब करने से आपका कोई भी लॉस नहीं होने वाला। और साथ साथ में आप बेल आइकन भी दबाइए, ताकि जो भी अपडेट मेरे पास आता है मैं एकदम बनाऊंगा और वो जानकारी आपको मिल सके। कई बार जानकारी देर में मिलने से आपको बहुत सारा नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए। आपको इस एग्ज़ाम के बारे में बहुत सारी जानकारी मैं देने वाला हूँ, बिल्कुल गोपनीय जानकारी भी मैं इसमें देने वाला हूँ आपको। ठीक है, तो बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि इसमें नंबर ऑफ पोस्ट कितनी रहेंगी जो इस बार नोटिफिकेशन आने वाला है। तो नोटिफिकेशन के लिए, नंबर ऑफ पोस्ट के लिए मैंने ऑलरेडी आपके लिए कुछ इकट्ठा किया है यहाँ पर। ऐसा नहीं कि मैं अपनी मर्जी से कुछ भी बताऊँ आपको। ये देखिए आप, ठीक है, ये थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, बट मैंने नोट कर रखा है कितना, तो मैं आपको डिक्टेट करके बता देता हूँ ताकि आप इसे सुन सके कितने। देखिए, सबसे पहले लिखा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 35। ओके, उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपका 28। ठीक है, उसके बाद प्रवक्ता फार्मेसी 47 है। और सिविल इंजीनियरिंग के इसमें 103 पद है, मुझे अच्छी तरह से याद है ये। ठीक है, और इस तरह से बाकी भी आप देख सकते हैं। अगर आपको फिर भी दिक्कत हो रही है देखने में, तो आप मुझे बताइए किस ब्रांच की, क्योंकि ये कॉपी मेरे पास यही थी एक। ठीक है, तो बाकी तो मैं से बनाता रहूँगा और भी वीडियोस में आते चले जाएंगे, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। मतलब ये लेके चलिए कि सिविल के 103 लेक्चरर के पद हैं और बाकी जितने भी पद हैं वो 100 से कम ही हैं। सूचना प्रौद्योगिकी आईटी में 21 पद हैं। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में 2 पद हैं। ठीक है, इस तरह से आप प्रवक्ता फार्मेसी में 47 पद है। जो आपको नहीं दिख रहा है मैं नीचे कमेंट में लिख दूंगा। ओके, तो ये तो आपके नंबर ऑफ पोस्ट है। ठीक है, पॉलिटेक्निक लेक्चरर उत्तराखंड के लिए। ठीक है, दूसरी मैं आपको क्या जानकारी देना चाह रहा था, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। अब आप थोड़ा इससे कंसर्न होंगे कि बीटेक किसके लिए चाहिए, ये एमटेक किसके लिए चाहिए। बीच बीच में ये न्यूज़ भी आ रही थी कि पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए एमटेक की रिक्वायरमेंट होती है। यूपी, मध्य प्रदेश और बिहार में तो पॉलिटेक्निक लेक्चरर को के लिए भी एमटेक की ही रिक्वायरमेंट है, लेकिन उत्तराखंड में भी ऐसा अभी तक, अप टू डेट तक तो ऐसा नहीं हुआ है। अब आप बोलेंगे भाई कैसे मान लें इस बात के लिए, तो इसके लिए मैं आपको दिखाने वाला हूँ नियमावली। नियमावली आप जानते होंगे, नियमावली बहुत फेमस शब्द है सरकारी विभागों में। ये देखिए, अब इसमें लिखा है उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली। प्राविधिक शिक्षा का मतलब होता है टेक्निकल एजुकेशन, राजपत्रित अधिकारी का मतलब होता है गैजेटेड ऑफिसर, और नियमावली का मतलब होता है जो रूल बुक होती है, जो उनके रूल्स होते हैं लॉस के हिसाब से होगा। ठीक है, इसको संशोधन कब किया गया है, 2020 में, यानी कि नई संशोधन नियमावली है इसकी। इस नियमावली में आपकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें होती कि क्या शैक्षिक योग्यता चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। ठीक है, तो मैं ये आपको बताने वाला हूँ। मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ कि पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए क्या मांगा है जो ये नई नियमावली बनी है। ठीक है, सीधे आप नीचे आएंगे। ये मान लीजिए आप फॉर एग्जांपल, थोड़ा और नीचे चलते हैं। फॉर एग्जांपल एक प्रवक्ता सिविल दिख
प्रवक्ता लेक्चरर को कहते हैं। मान लीजिए लेक्चर सिविल इंजीनियरिंग के लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत है। देखो सबसे पहले लिखा है कि ये सिविल इंजीनियरिंग, रूरल इंजीनियरिंग एटसेट्रा, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच का नाम अलग अलग कॉलेजों में अलग अलग भी हो सकता है, तो सारी इन्होंने जितनी भी पॉसिबल है सारी इंजीनियरिंग का नाम लिखा है। हाँ, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, यानी कि सिविल इंजीनियरिंग समझे सारी ब्रांचेस को आप, ठीक है। मैं प्रथम श्रेणी के साथ बीटेक, बीएस अथवा समकक्ष उपाधि, मतलब आपका सिविल में लेक्चरर बनने के लिए, सिविल इंजीनियरिंग विभाग में लेक्चरर बनने के लिए आपका बीटेक या बी चाहिए। अब बीटेक ही हो गया, बी नहीं बोलते हैं। प्रथम श्रेणी में आपका बीटेक चाहिए, एक तो ही चाहिए। दूसरा क्या मांगा इन्होंने, हिंदी का ज्ञान चाहिए आपको, ठीक है। ये सबसे लेटेस्ट सरकारी नियमावली है, इसी पे आपको यकीन रखना है, ठीक है। इधर उधर की जानकारी पे नहीं लेना है, क्योंकि ये गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। तीसरा देखो क्या मांगा इन्होंने, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। ये तो आपकी इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी तो चाहिए ही चाहिए आपको, इसके बिना तो होगा ही नहीं। माना तमिलनाडु का बंदा बैठता है, उसे हिंदी का ज्ञान नहीं है, तो वो इस एग्जाम को नहीं भर पाएगा, ठीक है। अब वरीयता यानी कि किसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, प्रेफरेंस ऐसे लोगों को दिया जाएगा जिसका संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपरी, स्नातकोत्तर का मतलब पीजी होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन। और मान लीजिए आप सिविल विभाग में लेक्चरर की पोस्ट देखना चाह रहे हैं, तो अगर आपने एमटेक किया है सिविल में तो आपको क्या प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर आपने गेट की परीक्षा उत्तीर्ण की तब भी आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। और औद्योगिक अनुभव या शैक्षिक अनुभव भी, मुझे लग रहा है औद्योगिक अनुभव तो वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर की पोस्ट में माना जाता है, ज़्यादा इसे वहाँ तरजीह दी जाती है, लेकिन शैक्षिक अनुभव जरूर आपका लेक्चरर के लिए लगेगा, ठीक है। केवल सरकारी सहायता शिक्षण संस्थानों उपक्रम अनुभव ही स्वीकार किया जाएगा। ये नहीं कि आप किसी भी ऐसी लोकल कंपनी का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लाएगा, वो नहीं माना जाएगा। जो केवल सरकारी हो, गवर्नमेंट विभाग हो, सरकारी सहायता प्राप्त हो शैक्षणिक संस्थान, ठीक है। इसी तरह से जैसे मैंने सिविल का इलेबोरेट किया, इसी तरह से इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सारी ब्रांचों के लिए बीटेक विद फर्स्ट डिवीजन मांगा गया है, हिंदी का ज्ञान मांगा गया। आपका गेट और एमटेक हो तो आपको वरीयता दी जाएगी। तो ये मैंने आपको एलिजिबिलिटी वाली कंडीशन पूरी कर दी। तो नंबर ऑफ पोस्ट मैंने आपको बता दी, एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी। अब नंबर तीसरा जो इंपॉर्टेंट है दैट इज पैटर्न। पैटर्न क्या होने वाला है, ठीक है। देखो पैटर्न पे अभी सरकार ने पूरे अपने पत्ते नहीं खुले हैं, सारी चीज़ें नहीं बताई है, लेकिन जो खबरें हल्के हल्के छन के आ रही हैं हमारे तक, ठीक है, उस खबरों में ये तो मान लीजिए आपकी जो सबसे ज़्यादा रिलायबल न्यूज़ है वो ये है, मैं लिख भी देता हूँ इसमें, कि आपका टेक्निकल पेपर होगा एक, ठीक है। टेक्निकल पेपर। अब आप बोलेंगे टेक्निकल पेपर का क्या मतलब है। टेक्निकल पेपर का मतलब है जिस प्रकार से आपकी ए की परीक्षा हुई थी, उस ए की परीक्षा में कुछ प्रतिशत आपका हिंदी भी था, कुछ प्रतिशत जीके भी था, और कुछ प्रतिशत आपके सिविल से संबंधित पेपर भी थे। तो इसी टाइप का, ऐसे नहीं कि 5-6 पेपर बनेंगे इसमें, नो, इट्स कंफर्म 1 या 2 पेपर बनेंगे आपके, मतलब संबंधित ब्रांच का हो जाएगा, या शायद एक हिंदी का अलग कर लेंगे, या एक ऑप्शन ये भी आ रहा है कि एक ही पेपर में दोनों चीज़ों को एलेबोरेट कर लेंगे, कि आपका कुछ सवाल, आपके 100 सवाल मान लीजिए आपका सिविल के हो गए और 25 सवाल आपके हिंदी के हो गए, और दूसरे पेपर में सिविल के सवाल हो गए, सिविल सेकंड, और नीचे से आपके जीएस के हो गए। इस टाइप का पेपर बनने की कोशिश हो रही है। तो मतलब ये लेके चलिए आपके सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित सवाल, संबंधित इंजीनियरिंग से सवाल, और बाकी आपका हिंदी और जीके होने की पूरी संभावना है। एक पेपर तो टेक्निकल ही होगा। उसके बाद जो इसमें सिलेक्ट होंगे दे विल अपियर फॉर इंटरव्यू। मतलब इस पेपर में जो भी सिलेक्ट होंगे, इंटरव्यू में कितने लोग बुलाए जाएंगे, जितने नंबर ऑफ पोस्ट होंगे उसके 3 गुना, जैसे सारे एग्जाम्स में होता है, लोकसभा का यही पैटर्न है, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि इंटरव्यू कितने मार्क्स का होगा। इंटरव्यू होगा 100 मार्क्स का, ये बात भी लगभग कन्फर्म है, 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि 100 मार्क्स का जो इंटरव्यू होगा, उस इंटरव्यू में नंबर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, गेट वाले को कितने नंबर दिए जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा था, जिसका जवाब अभी तक नहीं मिल पा रहा। तो मैं इसका जवाब भी आपके लिए ला चुका हूँ कि इंटरव्यू में जो 100 मार्क्स होंगे जो कैंडिडेट को दिए जाएंगे लेक्चरर बनने के लिए, उस 100 मार्क्स को किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, मैं दिखाता हूँ आपको भी एक और जानकारी। ये देखिए आप, थोड़ा मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ, मुझे लग रहा है पिक्चर थोड़ा क्लियर है, आपको ढंग से समझ में आ रही होगी। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स होगा पॉलिटेक्निक लेक्चरर का, लोक सेवा आयोग ने से इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया है। देखिए मैं आपको बताता हूँ। टीचिंग एबिलिटी 20 नंबर का होगा आपका, ठीक है। टीचिंग एबिलिटी का मतलब आप बोलेंगे कि भाई इसका क्या मतलब है। टीचिंग एबिलिटी का मतलब ये कि आपको एक वहाँ पर बोर्ड के आगे पढ़ाना पड़ता है 5 या 10 मिनट के लिए, फिर जो जितने भी वहाँ पर एक्सपर्ट बैठे रहते हैं आपके पढ़ाने का तरीका देखते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल देखते हैं, आपकी प्रेजेंटेशन एबिलिटी देखते हैं, उस आधार पर वो एक्सपर्ट आपको नंबर देते हैं, ठीक है। तो 100 नंबर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया, 10-20 नंबर मिलेंगे आपको टीचिंग एबिलिटी के, जब आप बोर्ड में वहाँ पर सैंपल दिखाएंगे, आप
अपना पढ़ा है कि मैं इस तरह से पढ़ाता हूँ, ठीक है। उसके बाद एक्सपीरियंस ओनली इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, देखो ये चीज़ पहले नियमावली में भी थी और अब इसे और अच्छी तरीके से लोक सेवा आयोग ने एलेबोरेट कर लिया है, ठीक है। एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा आपको? 100 नंबर में। 1 साल अगर आपने टीचिंग करी है तो 5 नंबर, 2 साल आपने टीचिंग करी तो 10, और 3 साल आपने टीचिंग करी है तो 15, यानी कि हर साल के आपको 5 नंबर मिलेंगे टीचिंग के। मोर देन 3 ईयर्स तो आपके 20 नंबर मैक्सिमम है। ये नहीं कि आप किसी ने 10 साल टीचिंग करी तो उसे 50 नंबर मिल जाएगा, नहीं। आपके मैक्सिमम जो एक्सपीरियंस के नंबर हैं टीचिंग के वो 20 नंबर है, चाहे आपने 4 साल की हो, चाहे 5 साल की हो, चाहे 10 साल की हो, ठीक है। तो 20 नंबर तो आपके टीचिंग के हो गए। प्रेजेंटेशन स्किल, प्रेजेंटेशन एबिलिटी 20 नंबर देंगे, जिस तरह से आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो टीचिंग में, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल, कितनी अच्छी तरीके से अपनी बात समझा पाते हो, ये सब टीचिंग का जब आप वहाँ पर एक डेमो देंगे वहीं से ये चीज़ें उठाई जाएंगी, ठीक है। तो 20 नंबर आपके कम्युनिकेशन स्किल के होंगे। 9वां पॉइंट देखिए, पीएचडी, एमटेक, एम फार्मा, नेट, जीपेट, इन सब के मिलेंगे आपको 10 नंबर। कहने का मतलब है, अब आप बोलेंगे पीएचडी का क्या मतलब है? पीएचडी उन लोगों के लिए कहा जा रहा है जो लोग फॉर एग्जांपल मैथ्स का लेक्चरर बनना चाहते हैं या फिजिक्स का लेक्चरर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन एमएससी होती है, ठीक है। तो अगर कोई कैंडिडेट उस पोस्ट में एमएससी के साथ साथ पीएचडी भी करे हुए हैं तो उसे 10 नंबर और मिल जाएंगे, ओके। एम टेक किसको कहा गया है? माना कोई सिविल से बीटेक किया हुआ बच्चा इंटरव्यू के लिए पहुंचता है तो लेक्चरर बनने के लिए तो केवल बीटेक ही चाहिए, बट अगर उसने एम टेक भी किया तो 10 नंबरों से और मिल जाएगी। इसी तरह से अगर कोई फार्मेसी लेक्चरर के लिए अपेयर हो रहा है तो उसने बी फार्मा तो चाहिए, साथ में उसने एम फार्मा भी किया तो उसे 10 नंबर और मिल जाएंगे। तो आप समझ गए इसे बड़ा आराम से, ठीक है। तो 10 नंबर आपको एक हायर डिग्री के मिलेंगे, कहने का मतलब इन शॉर्ट। उसके बाद गेट क्वालिफाइड को आपको 10 नंबर और मिलेंगे, ठीक है। इन सबको अगर आप जोड़ेंगे 20-20 इस तरह से करते हो तो आपके 100 मार्क्स हो जाते हैं। 20-20 40 60 80 90 और 100। तो अब आप देख सकते हैं अगर आपने एमटेक किया है तो इंटरव्यू में 10 नंबर तो ऑलरेडी आप आगे चले गए। एमटेक के साथ साथ अगर आपने गेट भी क्वालिफाइड किया तो 10 नंबर और, यानी कि 20 नंबर आप पूरी रेस में आगे रहेंगे अगर आपके पास एमटेक और गेट है, ठीक है। और साथ साथ में अगर आपका टीचिंग एक्सपीरियंस भी है 2-3 साल का तो आप 30-40 नंबर भी आगे रह सकते हैं और आपकी सिलेक्शन होने की पूरी क्या है पॉसिबिलिटी होगी। तो मैं आपसे फिर कहूँगा, अगर कुछ बच्चों ने गेट क्वालिफाइड नहीं किया है तो गेट क्वालिफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है, मुश्किल से 30-32 नंबर पे आपका कट ऑफ जाता है, तो गेट क्वालिफाई जरूर कर लीजिए आप। ये आपके बहुत काम आने वाला है, इस टीचिंग में तो हर जगह काम आने वाला है आपको। और अगर आपको ये भी बताना है कि गेट क्वालिफाई करने का शॉर्ट तरीका क्या है, किस तरीके से इसकी प्रिपरेशन करनी है जो जस्ट क्वालिफाई हो जाए, कोई ज़्यादा नंबर लाने की ज़रूरत नहीं है आपको इस पोस्ट के लिए, ठीक है। क्वालिफाई होना जरूरी है। तो मैं गेट पे भी वीडियो बना सकता हूँ कि हाउ टू प्रिपेयर गेट विद इन 2 और 3 मंथ, ओके। तो ये मैंने आपको ये बताया कि इंटरव्यू में जो 100 मार्क्स होंगे वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, याद रख लीजिए आप, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अनफेयर मीन्स का मतलब वही सेटिंग होती है कि गलत तरीके से अपना सिलेक्शन कराना, 20 लाख दे दो, 25 लाख दे दो, जिस तरह की न्यूज़ आपकी अखबारों में आती रहती कि इसके लिए सरकार ने क्या कदम उठाए। तो मैंने पहले भी आपको बताया था, इसके लिए एक तो लॉ बना है, लॉ के अंतर्गत जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे, चाहे वो कैंडिडेट हो चाहे वो आपका जिससे आप सेटिंग करा रहे हो, तो आपको 2 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है, 2 करोड़ तक का, और उम्र कैद तक भी हो सकती है। तो मुझे लग रहा है काफ़ी टफ रूल्स है, काफ़ी टफ लॉ है, इस पर कुछ ना कुछ तो थोड़ा सा लगाम लगेगी। दूसरी अनफेयर मीन्स के लिए लोक सेवा आयोग ने एक कदम और उठाया, मैं वो भी आपको बताने वाला हूँ क्या कदम उठाया, देखिए आप। ये देखिए, इसे पढ़िए आप, ये भी कुछ दिनों पुरानी न्यूज़ है। इसमें देखो क्या इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, नीचे से आप देखेंगे। कैबिनेट ने नई, यहाँ से पढ़िए अब, कैबिनेट ने नई चयन नियमावली पर मोहर लगाई है। अभी तक आयोग में सदस्य ऊपर ये दिखने रहा, मैं आपको डिक्टेट करके सुना लेता हूँ। अभी तक आयोग में सदस्य के पद पर राजनीतिक पार्टी से जुड़े नेताओं की भी एंट्री हो जाती थी। मतलब जो सदस्य होते थे उसमें राजनीतिक पार्टी जो होती थी उससे भी जुड़े नेता भी उसमें मेंबर होते थे। बट अब इस व्यवस्था को नई नियमावली में पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। जिस तरह से लोक सेवा आयोग में आरोप लगे, अब कोई भी नेता मेंबर नहीं होगा क्योंकि उनकी वजह से डिस्टर्बेंस हो रहा था। गुरुवार को कैबिनेट में नई नियमावली पर मोहर लगी है। मुख्य सचिव संधू ने बताया कि अध्यक्ष और सदस्य के पदों पर समूह का मतलब होता है क्लास 1 ऑफिसर, समूह का सेवा स्तर से नीचे का कोई भी व्यक्ति आवेदन का पात्र नहीं होगा। मतलब जितने भी मेंबर होंगे वो कम से कम क्लास 1 ऑफिसर होंगे, ठीक है। 3 नाम का पैनल मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, एक चीज़ और है, देखो उसमें ये वाली लाइन पढ़िए अब इन पदों पर केंद्र और राज्य सरकार की सेवाओं
कि समूह क अधिकारियों का ही चयन होगा, मतलब मेंबर के लिए समूह क के अधिकारी रहेंगे। आयोग में ज्वाइन करने से पहले अपने मूल विभागों से इस्तीफा देना होगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। पहले क्या हुआ करता था, जो भी मेंबर हुआ करते थे लोकसेवा आयोग के, वो ऑलरेडी किसी अच्छी पोस्ट में भी काम कर रहे होते थे और मेंबर भी बन जाया करते थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई प्रोफेसर भी है और मेंबर भी है। लेकिन अब सरकार ने ये कहा है कि तुम अपनी पोस्ट छोड़ो, वहाँ से इस्तीफा दो, फिर लोकसेवा आयोग में मेंबर बनिए आप, है ना। क्योंकि उससे क्या होता था, कोई भी आदमी गलत काम करने से डरता नहीं था, क्योंकि वो सोचता था मेरी परमानेंट पोस्ट है, मैं वहाँ पे ऑफिसर हूँ, इस विभाग में प्रोफेसर हूँ, या किसी केंद्र की एजेंसी में एक ऑफिसर हूँ और यहाँ पे 5 साल के लिए मेंबर भी हूँ। अगर मैं कुछ गलत कर भी देता हूँ लोक सेवा आयोग में, तो मुझे लोक सेवा आयोग के मेंबर के पद से हटा दिया जाएगा, लेकिन मेरी नौकरी कहीं नहीं जाने वाली। ये सोच के अनफेयर मीन्स ज़्यादा हुआ करते थे। लेकिन अब सरकार ने कहा कि मेंबर बनना है तो नौकरी छोड़ो अपनी, तो डेफिनेटली कोई भी गलत काम करने से डरेगा कि मेरी नौकरी ऑलरेडी छूट चुकी है और आयोग का जो ये सदस्य, ये भी सदस्यता मैं गवा दूंगा अगर कुछ गलत करूंगा। इस तरह से गवर्नमेंट ने सोच के थोड़ा सा इसमें लगाम लगाने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो अनफेयर मीन्स के लिए मैंने आपको बताया, लॉ भी हमारे पास है, उत्तराखंड सरकार ने बनाया है गलत के लिए, और साथ साथ में ये मेंबर्स की भी थोड़ा सा एक कोशिश की है इस पारदर्शिता बनाए रखने के लिए। अब आपका नेक्स्ट सवाल होगा कि टेंटेटिव डेट ऑफ नोटिफिकेशन, कि पॉलिटेक्निक लेक्चरर की डेट ऑफ नोटिफिकेशन कब आने वाली है। तो अभी सूत्रों से जो पता लग चुका है वो ये कह रहे हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर तक आपकी नोटिफिकेशन आपको मिलने वाला है। आचार संहिता से इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। अब उसके बाद कब क्या होगा इसके बारे में भी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर पे आप तैयार रहिए, ठीक है। और मैं देखता हूँ कुछ और बचा तो नहीं आपको जो जानकारी देनी थी, ये मैं आपको दे चुका हूँ, ये मैं आपको दे चुका हूँ। मुझे लग रहा है सारी जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो मैं आपसे फिर से कहूँगा कि इस पोस्ट को आपको किसी भी हालत में गंवाना नहीं है। सिविल की 103 पोस्टें, 103 पद काफ़ी होते हैं, आप आराम से सेलेक्ट हो सकते हैं, और इसका कोई बहुत टफ एग्जाम नहीं होता है, एई जैसा लेवल का नहीं होता। एई में तो आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है, ठीक है। तो और इंटरव्यू में भी आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है, अगर आपका एमटेक भी हो या साथ में आपने गेट वगैरह भी किया हो, देखा ही जैसे मैंने आपको बताया है। तो आप मेरे साथ बने रहिए, जैसे जैसे इसमें जो भी आता रहेगा मैं इस पूरे एग्जाम को ट्रैक करता चला जाऊँगा। तैयारी करने के लिए भी आपको क्या है, काफ़ी चीज़ें मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, आपको मैं ऐसी नोटिफिकेशन से रिलेटेड जो भी खबर देता रहूँगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।